नमस्कार। YouTube के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम अपने प्रीवियस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मोनोपोली मार्केट पार्ट 2 यानी मोनोपोली पर हम बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे मोनोपोली मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। हमने तीनों कंडीशंस, जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है और लॉस होता है एक एकाधिकारी को, उसके बारे में जाना था और चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, दीर्घकाल में साम्य कैसा होता है एक एकाधिकारी बाजार में। आप यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से देखिए। एक्स अक्ष पर उत्पादन को दर्शाया गया है, एक्स अक्ष पर उत्पादन को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर क्या होता है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। वाई अक्ष पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब देखिए, आपको पता है कि एलईसी की आकृति यू शेप होती है, तो एलईसी कर्व बनाया है क्योंकि ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात है। यहाँ पर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है, इसलिए एलईसी और एलएमसी बनाएंगी। डी डी एम आर, डी डी को ए आर कर्व कहते हैं और ये इसका सिमिलर एम आर कर्व हो गया। एल ए सी और एल ए सी को काटता हुआ एल एम सी, एल एम सी, एम आर और एस एम सी ई बिंदु पर साम्य में है। एल एम सी, एल ए सी और ये एल एम सी है, एल एम सी और एम आर और एस एम सी ई बिंदु पर साम्य की अवस्था में है। देखिए, ये डायग्राम इस प्रकार से ड्रॉ होगा। आपको एक सेपरेट पेज पर भी मैं बता देती हूँ। ये क्या है, आउटपुट है। यहाँ पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू आ जाएगा। आपको पता है कि मोनोपोली बाजार में ए आर एम आर की आकृति कैसी होती है, नीचे गिरती हुई, ये ए आर हो गया और इसके पैरेलल ये एम आर हो गया। अब एल ई सी कर्व की अगर हम बात करें तो एल ई सी कर्व कैसा बनता है, यू शेप का। एल एम सी कैसे बनता है, एल एम सी कर्व हो गया। अब इस मार्केट में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एस ए सी बनेगा वो एल ए सी के बीच में बनेगा। एस ए सी और ये एस ए सी को कौन काटता है, एस एम सी। तो ये जो बिंदु है, ये ध्यान से देखिए, एस एम सी, एल एम सी और एम आर, यानी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, एम आर इक्वल्स टू एस एम सी इक्वल्स टू एल एम सी। ये कौन सा बिंदु हो गया, ई बिंदु हो गया। ये साम्य की पहली शर्त हो जाएगी। और एक्स अक्ष पर क्या डिसाइड हो जाएगा, उत्पादन। दूसरी शर्त हो जाएगी कि ये जो एल ई सी है, सॉरी, ये जो एस ए सी है, ये एल ए सी के बराबर होना चाहिए। ये जो एस ए सी है ये एल ए सी के बराबर होना चाहिए, इसको टच करता हुआ होना चाहिए। तो एस ए सी इक्वल्स टू एल ए सी। अब देखिए, प्राइस कहाँ डिटरमाइन होगी, ऊपर की ओर चलिए, ये प्राइस ए आर पर डिटरमाइन होगी और ये हो गया कॉस्ट। और तीसरी कंडीशन है कि प्राइस इज़ ग्रेटर देन एल ए सी। प्राइस जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब ये मैंने आपको डायग्राम बताया एक ब्लैंक शीट पे, जो पहले से ही ड्रॉप डायग्राम था उस पर हम बात करते हैं। एल ए सी यू शेप का हो गया। देखिए, एस एम सी, एल एम सी और एम आर ई बिंदु पर एक समान हो गए। यहाँ नीचे आउटपुट डिसाइड हो गया, ऊपर की ओर जाने पर प्राइस डिसाइड हो गई और प्राइस जो है उस डायग्राम में देखिए एल ए सी से ज़्यादा है, इसीलिए तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हमें मिल रही है। प्राइस जो है वो एल ए सी से ज़्यादा है, इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रही हैं। और एस ए सी, एल ए सी आपस में बराबर होनी चाहिए। ये तीन शर्तें होती हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए। इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है कि इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पर होगा, ई पॉइंट पर होगा। प्राइस क्या है, ओ पी है। प्रॉफिट कितना है, ई पी ए ई डैश, ई पी ए डी ई डैश। ये जो शेडेड एरिया यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये सब क्या है, प्रॉफिट है। और आउटपुट इज डिसाइडेड व्हेन एल एम सी कट्स एम आर। जब एल एम सी एम आर को कट करती है तो नीचे क्या डिसाइड होता है, आउटपुट डिसाइड होता है।
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि therefore follows that for the monopolist to maximize profit in the long run the following condition must be fulfilled। ये जो 3 कंडीशन है आपको याद रखना अनिवार्य है। कई बार नेट वगैरह के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी शर्त जो है दीर्घकाल में एकाधिकार के सामने के लिए अनिवार्य है। तो ये तीनों शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों शर्तें ही अनिवार्य हैं। पहली शर्त है कि MR इक्वल्स टू LMC इक्वल्स टू SMC। MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू LMC। LMC का मतलब है लॉन्ग रन मार्जिनल कोस्ट, SMC का मतलब है शॉर्ट रन मार्जिनल कोस्ट। जब मैंने आपको कोस्ट का चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बात की थी कि लागतें 2 प्रकार की होती हैं, एक अल्पकालीन लागत होती है और एक दीर्घकालीन लागत होती है। सेकंड कंडीशन है SAC इक्वल्स टू LAC, यानी अल्पकालीन औसत लागत जो है वो दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि प्राइस इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू LAC, जो कीमत है वो LAC से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर हो गई तो कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगी, नहीं तो एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। ये मैंने आपको बताया। द लास्ट कंडीशन इम्प्लाइज दैट इन लॉन्ग रन मोनोपोली इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और एटलीस्ट इक्वल टू इट। जो लास्ट कंडीशन मैंने आपको बताया कि कीमत जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। द प्राइस कैन नॉट फॉल बिलो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बिकॉज इन द लॉन्ग रन द मोनोपोलिस्ट विल क्विट द इंडस्ट्री इफ इट इज़ नॉट इवन एबल टू मेक नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि दीर्घकाल में जो एकाधिकारी है उसके पास इतना टाइम होता है और ये पर्याप्त रिसोर्सेज हैं कि वो इंडस्ट्री को छोड़कर जा सकता है। अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा रहा, कम से कम अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो वो इंडस्ट्री को छोड़कर जा सकता है। दीर्घकाल में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था और ये शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको इस डायग्राम या शर्तों में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, AR-MR कर्व क्या करती, नीचे की ओर गिरती हुई होती है। LAC है, LAC के बीच में एक SSC बनाना है, SMC और LMC। SAC, LAC, LMC, SMC, इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनेगा, हमारा दीर्घकालीन साम्य। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं। मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम विद ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिख रखी हैं लेकिन आपको मैं हिंदी में भी डिस्क्राइब कर रही हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अंडर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस द कॉस्ट ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। देखिए, जो कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, इसका हिंदी में मतलब होता है कि एक इकाई अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए जो हमें लागत वहन करनी पड़ती है वो क्या होती है, सीमांत लागत, इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अगर ज़ीरो है विथ कॉन्स्टेंट वैल्यू ज़ीरो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, इट्स ग्राफ कॉन्साइड विद एक्स एक्सिस। तो इसका ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कंसाइड करेगा। कुछ केसेस में मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो होती है, यानी ये होता है कि अगर एडिशनल यूनिट आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट क्या होती है, ज़ीरो आती है। हम नेचुरल प्रोडक्ट में कई बार एग्जांपल ले लेते हैं मिनरल वाटर का, तो आइए देखते हैं कि इसमें डायग्राम कैसे बनेगा। AR और MR, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होता है, जहाँ MR इक्वल्स टू MC है। MC अगर ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम, MC यहाँ ज़ीरो है तो क्या होगा, MR भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ होगा, Q पर, जहाँ MR और MC ज़ीरो हैं। इन मोनोपोली इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश एट अ लेवल वेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, E इक्वल्स टू 1। यहाँ हम ये कहेंगे कि मोनोपोली इक्विलिब्रियम, एक एकाधिकारी का संतुलन उस बिंदु पर स्थापित होगा जहाँ इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी। अगर मार्जिनल कॉस्ट जो ज़ीरो है, किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो अतिरिक्त लागत आती है वो 0 के बराबर है, तो इलास्टिसिटी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी।
नेट की एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एकाधिकारी संतुलन में जब MC इक्वल्स टू 0 हो तो उस बिंदु पर इलास्टिसिटी कितनी होगी, तो उस बिंदु पर इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी। MC 0 होने पर इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी, क्योंकि इस कंडीशन में MR भी क्या है, 0 है। इस कंडीशन में MR भी क्या है, 0 है। यहाँ ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था और एक बताने वाली बात थी जो मैंने आपको बताई। इससे ऊपर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है और इससे नीचे लेस देन 1 है। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम चलते हैं। एकाधिकार के प्रकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ मोनोपोली कितने प्रकार की होती हैं। बहुत प्रकार की होती है, लेकिन कुछ जनरल मोनोपोली के टाइप्स मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। पहला टाइप है प्राकृतिक एकाधिकार। मोनोपोली जो चैप्टर है ये बहुत ही वाइड है, बहुत बड़ा है। आप कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है या जनरली एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। प्राकृतिक एकाधिकार, नेचुरल मोनोपोली, जब जलवायु, वातावरण तथा अन्य प्राकृतिक कारणों से किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष में एकाधिकार उत्पन्न होता है। अब जैसे कई जगह पर क्लाइमेट ऐसी होती है कि वहाँ पर नेचुरल रूप से कुछ ना कुछ, जैसे अब शिमला में एप्पल का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, तो नेचुरली वहाँ पर एप्पल का जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है। अब जैसे जो नेचुरली वहाँ पर प्रोडक्ट पाए जाते हैं उसकी वजह से वहाँ पर मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाए तो उसे कहेंगे नेचुरल मोनोपोली। उदाहरण के लिए दक्षिणी अफ्रीका की हीरे तथा सोने की खानों पर एकाधिकार, जो साउथ अफ्रीकन कंट्री हैं वहाँ पर डायमंड का और गोल्ड का जो माइंस मिलती हैं उसके कारण वहाँ पर क्या है, एकाधिकार स्थापित हो गया है। अरब देशों द्वारा तेल पर एकाधिकार आदि प्राकृतिक एकाधिकार के अंतर्गत आती हैं। जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। ऑयल लगभग एकाधिकार सा है उनका, क्योंकि वो प्राकृतिक एकाधिकार के अंतर्गत आती हैं। नेचुरल रूप से वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे कहते हैं नेचुरल मोनोपोली गेट क्रिएटेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की दया से जहाँ पर प्रोडक्शन होता है और उस पर आधिपत्य स्थापित जब हो जाता है तब उसे कहेंगे हम नेचुरल मोनोपोली। नेक्स्ट है कानूनी एकाधिकार, लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली क्या होता है, कुछ एकाधिकार कानूनी स्वीकृति द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कुछ जो एकाधिकार होते हैं गवर्नमेंट अगर परमिशन देती है तब स्थापित किए जाते हैं। जैसे हरियाणा में बिजली की आपूर्ति एक फर्म हरियाणा राज्य विद्युत मंडल, अपने राजस्थान में भी ये जोधपुर विद्युत वितरण निगम, तो ये जो गवर्नमेंट जिसको परमिट करती है कि आपने सप्लाई करना है। अब हमारे यहाँ से बिजली जोधपुर वाले विभाग से आती है, तो अब जो सप्लाई की परमिशन है अगर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है तो इसे कहेंगे हम लीगल मोनोपोली। इस क्षेत्र में किसी अन्य का प्रवेश कानून के संरक्षण से प्रतिबंधित होता है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हमने कुछ इन्वेंशन किया, कुछ इनोवेशन किया, तो हम पेटेंट या कॉपीराइट करवा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर तुलसी, नीम, हल्दी या बीकानेर से बीकानेर भुजिया है जैसे, तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, वैसा टेस्ट कहीं नहीं होता, तो वो अपने भुजिया का पेटेंट करवा सकते हैं। अगर हमने कोई बुक लिखी, कुछ आर्टिकल लिखा जो बहुत स्पेसिफिक है, रिसर्च की, तो उस पर कॉपीराइट करवा सकते हैं। लीगल मोनोपोलीज आर दोज विच आर क्रिएटेड बाय लॉज। प्रोड्यूसर्स यूज दीज लॉज टू क्रिएट मोनोपोली फॉर देमसेल्फ लाइक पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सामाजिक एकाधिकार, जिसका नाम है इंग्लिश में सोशल मोनोपोली। लोक कल्याण की दृष्टि से अति आवश्यक सेवाओं को सरकार अपने अधिकार में रखती है। अगर गवर्नमेंट वेलफेयर की दृष्टि से कुछ सेवाओं को अपने अधिकार में रखती है, जैसे डाक हुआ, रेलवे हुआ इत्यादि, इसे कहती है सोशल मोनोपोली। गवर्नमेंट इसलिए इस पर मोनोपोली रखती है कि ताकि सबको परिवहन की सुविधा मिल सके, डाक की सुविधा मिल सके। सोशल मोनोपोली कहते हैं। गवर्नमेंट का जो राइट है बहुत ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का ही राइट होता है। पूर्ण एकाधिकार व अपूर्ण एकाधिकार, प्योर मोनोपोली और इम्परफेक्ट मोनोपोली। एकाधिकारी शक्ति की मात्रा, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत अलग कंसेप्ट है। एकाधिकारी शक्ति किसे कहते हैं, इसको मापने के क्या क्या तरीके हैं, आपको आने वाली वीडियोस में पढ़ने को मिलेगा कि एकाधिकारी शक्ति किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या है। तो एकाधिकारी शक्ति की मात्रा के आधार पर एकाधिकारी को शुद्ध अथवा पूर्ण
अथवा तथा अपूर्ण एकाधिकार में विभाजित किया जाता है कि जो एकाधिकार है वो पूर्ण है या फिर अपूर्ण है। शुद्ध एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें एक अकेली फर्म वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण अधिकार रखती है। शुद्ध एकाधिकार उसे कहते हैं जिसमें एक सिंगल फर्म होती है और वस्तु की पूर्ति पर यदि पूर्ण अधिकार रखी तो हम इसे कहते हैं शुद्ध एकाधिकार। अब जैसे अमेजन था, अगर वो स्टार्टिंग में एक ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाली कंपनी ऑनलाइन मार्केट के रूप में आया तो सिर्फ अमेजन ही है तो इसे प्योर मोनोपोली कहेंगे। लेकिन उसके साइड कोई और खुल गए, फ्लिपकार्ट खुल गया या फिर मंत्रा, बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज हैं, तो वो प्योर मोनोपोली का पार्ट नहीं रहा तथा उस वस्तु को कोई निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होता। ऐसा दैनिक जीवन में दुर्लभ होता है क्योंकि जहाँ प्रॉफिट है लोग वही कंपनी खोलनी शुरू कर देते हैं। अपूर्ण एकाधिकार में एकाधिकार शक्ति की मात्रा न्यून होती है किंतु शून्य नहीं होती। लागत बाजार एकाधिकार, कई परिस्थितियों में एक वस्तु का उत्पादन यदि कोई बड़ी फर्म कर रही है जिससे आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं, तब ऐसी दशा में यदि छोटी फर्में उद्योग में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाए तो इसे बाजार लागत एकाधिकार कहते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी वस्तु उत्पादन कोई बहुत बड़ी फर्म कर रही है और उसे इंटरनल इकोनॉमिक्स भी प्राप्त हो रही हैं, आंतरिक बचतें भी प्राप्त हो रही हैं। ऐसी दशा में कोई छोटी फर्म है वो डरती है कि अगर हम मार्केट में जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो इस प्रकार का जो एकाधिकार है उसे कहते हैं मार्केट मोनोपोली। आपने देखा होगा कि कोई मार्केट है, वहाँ पर इस्टेब्लिश बड़ी बड़ी फर्में हैं, तो वहाँ पर लोग जाने से डरती हैं कि अगर यहाँ पर हमने कोई दुकान खोली तो हमारी नहीं चलेगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड शॉप्स है। नेक्स्ट है औद्योगिक ऐच्छिक एकाधिकार। कुछ उत्पादक जब अपने संघ बनाकर परस्पर होने वाली प्रतियोगिता को समाप्त कर देते हैं तो उसे औद्योगिक संघ या ऐच्छिक एकाधिकार कहते हैं। आपने ओपेक का एग्जाम्पल सुना होगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जब ये कुछ तेल जो निर्यातक देश है आपस में मिलकर एक गुट बना लेते हैं तो उसे भी क्या कहते हैं, औद्योगिक ऐच्छिक एकाधिकार कहते हैं। व्यापारिक ट्रस्ट या अन्य संगठन मिलकर इस प्रकार के एकाधिकार के उदाहरण हैं। धन्यवाद।